नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो में, जहां ज्ञान और मनोरंजन का संगम होता है। मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत करता हूं आप सभी का जीके नॉलेज शो में। यहां हम हर दिन कुछ नया और रोमांचक सीखते हैं। ये शो है उन सब के लिए जो हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर कोई भी। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। चलें एक सफर पे निकलते हैं जहाँ नॉलेज और मजा दोनों मिलेंगे। इस सफर में हम जानेंगे कई अनसुने तथ्य और रोचक कहानियां। आज अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी और सबसे कम लोगों वाला महाद्वीप है। ये दक्षिणी ध्रुव पर है। ये अंटार्कटिक सर्कल के लगभग पूरी तरह से दक्षिण में है। अंटार्कटिका के चारों ओर दक्षिणी महासागर है। यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद क्षेत्रफल में 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का लगभग 99% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। यह बर्फ औसतन कम से कम 1.6 किलोमीटर मोटी होती है। अंटार्कटिका सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे हवादार महाद्वीप है। यह औसतन सभी महाद्वीपों में सबसे ऊंचा भी है। अंटार्कटिका को रेगिस्तान माना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ठंडा रेगिस्तान है। समुद्र के पास इसकी वार्षिक वर्षा केवल 200 मिलीमीटर होती है और अंतर्देशीय क्षेत्रों में बहुत कम। कोई भी इंसान अंटार्कटिका में स्थायी रूप से नहीं रहता है। हालांकि अंटार्कटिका के विज्ञान स्टेशनों पर साल भर लगभग 1000 से 5000 लोग रहते हैं। केवल पौधे और जानवर जो ठंड में रह सकते हैं वहां रहते हैं। जानवरों में पेंगुइन, सील, नेमाटोड, टार्डिग्रेड्स और माइट्स शामिल हैं। वनस्पति जीवन में कुछ घास और झाड़ियां, शैवाल, लाइकेन, कवक और बैक्टीरिया शामिल हैं। महाद्वीप का पहला ज्ञात ध्रुवीय दृश्य 1820 में था। अंटार्कटिका को 19वीं शताब्दी के बाकी समय में लगभग भुला दिया गया था। ऐसा इसके अविश्वसनीय रूप से प्रतिकूल वातावरण, कम संसाधन और अलगाव के कारण हुआ था। 1890 के दशक में महाद्वीपीय नाम के रूप में अंटार्कटिका नाम का पहला आधिकारिक उपयोग स्कॉटिश मानचित्रकार जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू द्वारा किया गया था। अंटार्कटिक संधि पर 1959 में 21 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तब से लेकर अब तक इस संधि पर और भी कई देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। अब तक 46 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। संधि में कहा गया है कि सैन्य गतिविधियां और खनिज खनन कानून के विरुद्ध हैं। हालांकि यह वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करता है। यह महाद्वीप के ओजोन को भी मदद करता है। विभिन्न देशों और विभिन्न हितों के 4000 से अधिक वैज्ञानिक एक साथ प्रयोग करते हैं। अंटार्कटिका लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। बर्फ के नीचे ज्यादातर जमीन है। हालांकि बर्फ की अलमारियां समुद्र के ऊपर चमक रही हैं। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत पूर्वी गोलार्ध में पूर्वी अंटार्कटिका और पश्चिमी गोलार्ध में पश्चिमी अंटार्कटिका के बीच भूमि को विभाजित करते हैं। अंटार्कटिका में बर्फ के कारण कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं छिपी हुई हैं। एक है वोस्टॉक झील, जो कम से कम 15 मिलियन वर्षों से बर्फ से ढकी हुई है। झील 250 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी है। एक और विशाल गम्बर्टसेव पर्वत श्रृंखला है, जो आल्प्स के आकार की है, फिर भी पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबी हुई है। गम्बर्टसेव श्रेणी के पास पूर्वी अफ्रीकी ग्रेट रिफ्ट घाटी के समान एक विशाल रिफ्ट घाटी है। इसे लैम्बर्ट सिस्टम कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने पूरे अंटार्कटिका का सर्वेक्षण करने के लिए बर्फ के नीचे काम करने वाले रडार का इस्तेमाल किया। अंटार्कटिका का निर्माण गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से हुआ था। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंटार्कटिका उत्तर से बहुत दूर और बहुत गर्म हुआ करता था, जो महाद्वीपीय बहाव के माध्यम से आज जहां है वहां पहुंच गया। 2010 से 2015 तक वैज्ञानिकों ने मेंढकों, जल लिली और शार्क और रे दांतों के जीवाश्म एकत्र किए, जिससे पता चला कि ये जीवन रूप अंटार्कटिका पर रहते थे। मेंढक के जीवाश्म लगभग 40 मिलियन वर्ष पुराने थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्सुपियल्स, जानवर जो अपने बच्चों को थैलियों में रखते हैं, दक्षिण अमेरिका में शुरू हो सकते हैं, एक गर्म प्राचीन अंटार्कटिका में चले गए और वहां से ऑस्ट्रेलिया चले गए। अंटार्कटिका में बहुत कम भूमि पौधे उगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंटार्कटिका में बहुत अधिक नमी, पानी, सूरज की रोशनी, अच्छी मिट्टी या गर्म तापमान नहीं है। पौधे आमतौर पर गर्मियों में कुछ हफ्तों के लिए ही उगते हैं, जब पेंगुइन सबसे ज्यादा मल का उत्पादन करते हैं। हालांकि काई, लाइकेन और शैवाल उगते हैं। अंटार्कटिका में सबसे महत्वपूर्ण जीव प्लवक हैं, जो समुद्र में उगते हैं। अंटार्कटिका में भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत krill है, जो छोटे झींगा जैसे समुद्री क्रस्टेशियंस के लिए एक सामान्य शब्द है। krill खाद्य श्रृंखला के निचले भाग के पास है। वे फाइटोप्लैंक्टन और कुछ हद तक ज़ूप्लैंक्टन खाते हैं। krill बड़े जानवरों के लिए उपयुक्त भोजन का एक रूप है, जिनके आहार का सबसे बड़ा हिस्सा krill होता है। व्हेल, पेंगुइन, सील,
और यहां तक कि अंटार्कटिका में रहने वाले कुछ पक्षी भी krill पर निर्भर हैं। व्हेल समुद्र और अंटार्कटिका में सबसे बड़े जानवर हैं। वे स्तनधारी हैं, मछली नहीं। इसका मतलब है कि वे हवा में सांस लेते हैं और अंडे नहीं देते। अंटार्कटिका के आसपास के समुद्रों में कई अलग अलग तरह की व्हेल रहती हैं। व्हेलर्स सैकड़ों सालों से मांस और चर्बी के लिए व्हेल का शिकार करते आ रहे हैं। आजकल ज्यादातर व्हेलिंग अंटार्कटिक क्षेत्र में की जाती है। पेंगुइन केवल भूमध्य रेखा के दक्षिण में रहते हैं। अंटार्कटिका और उसके आसपास कई अलग अलग प्रकार रहते हैं। सबसे बड़े लगभग 4 फीट यानी 1.2 मीटर लंबे हो सकते हैं और उनका वजन लगभग 100 पाउंड यानी 40 किलोग्राम हो सकता है। सबसे छोटे प्रकार केवल 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। पेंगुइन बड़े पक्षी हैं जो बहुत अच्छी तरह तैरते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। उनके पास सफेद अग्रभाग के साथ काली पीठ और पंख हैं। उनके पंख बहुत कसकर पैक होते हैं और एक मोटा आवरण बनाते हैं। उनके पंखों के नीचे ऊनी नीचे की एक परत भी होती है। पंख स्वयं एक प्रकार के तेल से लेपित होते हैं जो उन्हें जलरोधी बनाता है। ब्लबर की एक मोटी परत भी उन्हें गर्म रखती है। पेंगुइन मछली खाते हैं और समुद्र में घर जैसा महसूस करते हैं। वे अंडे देने और चूजों को पालने के लिए जमीन या बर्फ पर आते हैं। सबसे बड़ा स्थलीय पशु अंटार्कटिका का सबसे बड़ा जानवर जो पूरी तरह से जमीन पर रहता है वह पंखहीन मिज है। लंबे समय से लोगों का मानना था कि पृथ्वी के सुदूर दक्षिण में एक विशाल महाद्वीप है। उन्हें लगा कि यह टेरा एस्ट्रल इस यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका जैसे उत्तर में स्थित भूमि को संतुलित करेगा। टॉलेमी पहली शताब्दी ई के समय से ही लोग इस पर विश्वास करते आ रहे हैं। उन्होंने दुनिया में सभी ज्ञात भूमियों का संतुलन बनाए रखने के लिए इस विचार का सुझाव दिया था। दक्षिण में एक बड़ी भूमि की तस्वीरें नक्शों में आम थीं। 17वीं शताब्दी के अंत में लोगों ने पाया कि दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पौराणिक अंटार्कटिका का हिस्सा नहीं थे। हालांकि भूगोलवेत्ताओं का अभी भी मानना था कि अंटार्कटिका वास्तव में जितना बड़ा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। यूरोपीय मानचित्र इस अज्ञात भूमि को तब तक दिखाते रहे जब तक कि कैप्टन जेम्स कुक के जहाज HMS रिजोल्यूशन और एडवेंचर ने 17 जनवरी 1773 को पहली बार अंटार्कटिक सर्कल को पार नहीं कर लिया। वास्तव में वह अंटार्कटिक तट से लगभग 75 मील 121 किलोमीटर के भीतर आ गया था। हालांकि बर्फ के कारण उसे वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंटार्कटिका को पहली बार 3 अलग अलग लोगों ने देखा था। विभिन्न संगठनों के अनुसार 3 अलग अलग जहाजों ने 1820 में अंटार्कटिका को देखा था। तीनों जहाजों के कप्तान फैबियन वॉन बेलिंगहैम, रूसी इंपीरियल नेवी में एक कप्तान एडवर्ड मैन्सफील्ड, रॉयल नेवी में एक कप्तान और नाथनियल पामर, स्टोनिंगटन, कनेक्टिकट से एक अमेरिकी सील शिकारी थे। मुख्य भूमि अंटार्कटिका पर पहली दर्ज की गई लैंडिंग अमेरिकी सीलर जॉन डेविस द्वारा की गई थी। वह 7 फरवरी 1821 को पश्चिम अंटार्कटिका में उतरे। हालांकि कुछ इतिहासकार इस दावे के बारे में निश्चित नहीं है। लोगों ने अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों की खोज और उनका मानचित्रण करना शुरू कर दिया। यह धीमा काम था क्योंकि वे केवल गर्मियों में ही काम कर सकते थे। आखिरकार एक नक्शा बना और लोग न केवल समुद्र बल्कि भूमि की खोज के बारे में बात करने लगे। हालांकि यह बहुत कठिन काम होता। उन्हें अंटार्कटिका के चारों ओर मौजूद बर्फ को तोड़ना पड़ता, फिर उन्हें उस पर उतरना पड़ता और भूमि की खोज करते समय जीवित रहने के लिए पर्याप्त चीजें लाना पड़ता। अंटार्कटिक भूमि का पहला गंभीर अन्वेषण 1907 से 1909 के बीच अर्नेस्ट शेकलटन के नेतृत्व में निम्रोद अभियान था। वे माउंट एरेबस पर चढ़ने वाले और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। शेकलटन और उनके अभियान के 3 अन्य सदस्यों ने दिसंबर 1908 से फरवरी 1909 के बीच कई प्रथम उपलब्धियां हासिल की। वे रॉस आइस शेल्फ और ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत श्रृंखला बियर्डमोर ग्लेशियर के माध्यम से को पार करने वाले पहले इंसान थे। वे दक्षिणी ध्रुवीय पठार पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति थे। रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट सभी खोजकर्ताओं में सबसे प्रसिद्ध दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बनना चाहते थे। उसी समय नॉर्वे से रोआल्ड अमुंडसेन के नेतृत्व में एक और टीम ने शुरुआत की। वे दोनों दक्षिणी ध्रुव पर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे, लेकिन अंत में अमुंडसेन जीत गए क्योंकि उन्होंने अपने स्लेज कुत्तों का अच्छा इस्तेमाल किया था। स्कॉट ने टट्टू और मोटर स्लेज का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब वे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे तो उन्हें अमुंडसेन का एक संदेश मिला जिससे पता चला कि उन्होंने स्कॉट को हरा दिया है।
वापस लौटते समय स्कॉट और उसके 2 साथियों को बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा और वे इसके खत्म होने का इंतजार करते हुए जमकर मर गए। जिन लोगों ने उसे 8 महीने बाद पाया, उन्हें उसके रिकॉर्ड और डायरी भी मिली जो उसने मरने से पहले तक लिखी थी। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग अंटार्कटिका, विशेष रूप से अंटार्कटिक प्रायद्वीप में प्रभाव दिखा रहे हैं। अंटार्कटिका में हर समय कोई नहीं रहता है। अंटार्कटिका जाने वाले लोग अंटार्कटिका के बारे में जानने के लिए वहां जाते हैं, इसलिए वहां रहने वाले ज्यादातर लोग वैज्ञानिक हैं। अधिकांश तट पर राष्ट्रीय विज्ञान स्टेशनों पर रहते हैं। कुछ आधार समुद्र से बहुत दूर हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी ध्रुव पर वे मौसम, जानवरों, ग्लेशियरों और पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। कुछ वैज्ञानिक बहुत पहले के मौसम का पता लगाने के लिए बर्फ के कोर को ड्रिल करते हैं। अंटार्कटिका में काम करने वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बर्फीला तूफान कभी भी और कहीं भी शुरू हो सकता है। जब वे अपने आश्रय से बहुत दूर जाते हैं तो उन्हें हमेशा बहुत सारा खाना साथ रखना चाहिए। आज लोग स्नोमोबाइल का उपयोग करके अंटार्कटिका का पता लगाते हैं, जो कुत्तों से भी तेज होते हैं और भारी भार खींच सकते हैं। बहुत से लोग सिर्फ थोड़े समय के लिए अंटार्कटिका आते हैं। दक्षिण अमेरिका में ऐसी कंपनियां हैं जो अंटार्कटिका में छुट्टियां मनाती हैं, इसलिए लोग जहाज से वहां जाने के लिए पैसे देते हैं। कुछ लोग अपनी खुद की नावें लेकर जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।